हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं स्पेशल बिहार एसएससी का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि इडोटेरिया के बुक से 9 नंबर सेट है। इसमें 10 सेट डाल दिया गया था, 5 सेट बाकी था। बीच में बीपीएससी के एग्ज़ाम होने के कारण यह सेट बंद किया गया था और ग्रुप डिस्कशन लाइव भी बंद कर दिया गया था। तो जैसे ही दशहरा 5 तारीख को ख़त्म होगा, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन और विधिवत रूप से बिहार एसएससी का टेस्ट सीरीज भी चालू कर दिया जाएगा। आप लोग इस सीरीज में जरूर पार्टिसिपेट होंगे। 4 सेट बचा हुआ है, 4 सेट दशहरा के अंदर ही डाल दिया जाएगा। उसके बाद प्लेटफॉर्म का एक बुक आई है, उससे आपको बिहार एसएससी का स्पेशल सेट चलाया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट इस सेट में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, तो मेरा टेलीग्राम चैनल जो मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, उसे ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे आपको पीडीएफ डाल दिया जाएगा। और नए लोग जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। यह बिहार एसएससी के एग्ज़ाम जो 27 नवंबर को होने वाला है, उस समय तक यह सेट चलेगा। उस समय तक इसमें लमसम 60 सेट और हो जाएगा। और इससे पहले मैं बता दूं कि 50 सेट मेरे चैनल पर उपलब्ध है और उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में उपलब्ध है। जो भी स्टूडेंट बनाना चाहते हैं, वो टेलीग्राम ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ से वीडियो को देखें और अपना सेट में कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन का शुरुआत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। ओलंपिक में महिला कलात्मक जिम्नास्टिक योजना में भारत की एकमात्र प्रतिनिधि कौन रही है? तो पूछा गया है कि भारत की एकमात्र प्रतिनिधि कौन रही है ओलंपिक में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि प्रगति नायक थी। आपको बिहार एसएससी की बात करें तो इसमें 10 करंट अफेयर्स रहेगा। और करंट अफेयर्स के लिए 2 बुक काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, एक इडोटेरिया का और दूसरा एसपीडी। आप ये दोनों बुक पर अगर अच्छी से पकड़ कर लेते हैं, तो आपका बीपीएससी का एग्जाम आप हुआ है 30 सितंबर को, आप खुद ही देख लीजिए। और उसके बाद जो बिहार एसएससी का होगा, उसमें एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो आप ये दोनों बुक जरूर ले लें और इससे करंट अफेयर्स पढ़ें। और करंट अफेयर्स आपको ग्रुप डिस्कशन लाइव में चलेगा, वहाँ भी आप जरूर पार्टिसिपेट होंगे। कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है? भारत का पूछा गया कि पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर, तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर आपको केवड़िया बना है। क्वेश्चन नंबर 3, ए टाइम फॉर मेरिसी पुस्तक के लेखक कौन है? ए टाइम फॉर मेरिसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ब्रेडन टेलर, अरुंधति राय, जॉन ग्रिशम, जय सेठी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जॉन ग्रिशम है इसका लेखक। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश ने नूर अल मौतूसी की अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है? उनका नाम क्या है? मतौसी, नूरा अल मतौसी। नाम अच्छे से याद रखेंगे और देश को भी याद रखेंगे। अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया गया है, तो ईरान के, कुवैत के, यूएई के और कतर के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको, यानी कि यूएई के बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनको लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और कौन सा देश के द्वारा की गई है? अमेरिका, रूस, सूरीनाम और ब्रिटेन। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, अमेरिका के द्वारा किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, जो कि 46वें राष्ट्रपति हैं। और वहाँ के उपराष्ट्रपति की बात करें तो भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, जो कि 49वीं राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य के चाक हाओ अर्थात काले चावल के भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है? तो मध्य प्रदेश, गोवा, सिक्किम और मणिपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि मणिपुर को दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और गोवा के मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रमोद सावंत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आपके बीपीएससी के एग्जाम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों ही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने का
बलराम योजना शुरू किया है? किस राज्य सरकार के द्वारा यह किया गया है? तो बिहार, पंजाब, उड़ीसा और कर्नाटक। तो यह शुरू किया गया है उड़ीसा के द्वारा। तो उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री विनय पटनायक हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि 8वीं बार शपथ लिए हैं और राज्यपाल की बात करें तो फागू चौहान है और पंजाब के में आपकी सरकार है और पंजाब में मोहन भागवत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में बाल बजट की शुरुआत कब हुई थी? देखिए बजट से क्वेश्चन पूछा गया है और बिहार में, ये डाटा आप याद रखेंगे। यह डाटा आपको बिहार एसएससी और बीपीएससी के एग्जाम में दोनों में काम आएगा जो 68वीं का एग्जाम होगा। तो बिहार में बाल बजट की शुरुआत की बात करें तो बिहार में बाल बजट की शुरुआत आपको 2013-14 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार के भूमि सुधार से संबंधित सॉफ्टवेयर चक बिहार का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? बिहार का एग्जाम है तो बिहार से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो पूछा गया है चक बिहार निर्माण यानी सॉफ्टवेयर जो है किससे भूमि सुधार के लिए बनाया गया? तो आईआईटी पटना, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर और आईआईटी रुड़की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि आईआईटी रुड़की के द्वारा किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कौन सा देश आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 के मेजबानी करेगा? यह क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखेंगे, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो आईसीसी महिला टी20 जो होगा वह 2023 में कौन सा देश इसकी मेजबानी करेगा? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि दक्षिण अफ्रीका में यह होगा 2023 में महिला टी20 कप। क्वेश्चन नंबर 11, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। तो 8वीं, 10वीं, 9वीं और 11वीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना की काल की बात करें तो 1992 से लेकर 1997 तक था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूजन होके आपको यहाँ पे राजीव गांधी आंसर मारते हैं प्रधानमंत्री अगर पूछता है तो। क्वेश्चन नंबर 12, जब सकल घरेलू उत्पाद में उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? यह इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं कि क्या होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी, निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी और निवल घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपी। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि निवल घरेलू उत्पाद के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है? मुद्रास्फीति या बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है। फिलिप्स वक्र, लॉरेंज वक्र, लॉफर वक्र और कुजनेट वक्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी फिलिप्स वक्र। क्वेश्चन नंबर 14, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास के किस पंचवर्षीय योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया है? तो विकास के यहाँ पर पूछा है तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना और 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो सबसे पहले आपको पंचवर्षीय योजना अच्छे से याद होना चाहिए। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल की बात करें तो 1997 से लेकर 2002 तक था और 10वीं की बात करें तो 2002 से लेकर 7 और 11वीं की बात करें तो आपको 2007 से 12 और 8वीं की चर्चा मैंने आपके सामने कर ही दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, किसी द्रव का वाष्प दर है? किसी द्रव का वाष्पन द्रव है, द्रव के तापमान पर निर्भर करता है, चारों ओर के वायु के ताप पर निर्भर करता है, द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और ऑप्शन डी कह रहा है कि सभी पर निर्भर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह सभी पर निर्भर करता है यानी कि द्रव के तापमान पर, चारों ओर वायु के ताप पर और द्रव की सतह पर यानी सभी पर। क्वेश्चन नंबर 16, सौर मंडल के हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सौर मंडल के, यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है।
जोहानेस केपलर, गैलीलियो, विलियम हर्शेल और निकोलस कोपरनिकस। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि निकोलस कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिए थे और गैलीलियो ने गति के प्रथम परिभाषित किया था, जो कि बीपीएससी 67 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव के द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? कौन सा ग्रह जो है मानव के द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह? नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो और बृहस्पति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि यूरेनस खोजा गया है। सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो आपको बृहस्पति होगा, और सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या की बात करेगा तो 82 उपग्रह आपको शनि के है और 79 उपग्रह आपको बृहस्पति का है। तो ये सब याद अच्छे से रखेंगे, आपके एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसमें आपको गलती होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। उसे ऑक्सीकरण, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन, वाष्पीकरण यानी इवेपोराइजेशन और संघनन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि ऊर्ध्वपातन होगा, यानी कि सब्लिमेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। लट्टू जो है, लट्टू आप भी लट्टू नचाए होंगे, छोटे बच्चे होंगे तब। लट्टू को घूमने की किसका उदाहरण है? ऐसा क्वेश्चन आपको कल बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया था कि जो कपड़ा साफ होता है उस किस पर होता है? तो यहाँ लट्टू पूछा है अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि अपकेंद्रीय बल के कारण यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही लट्टू घूमता है, और अपकेंद्रीय बल के कारण कपड़ा वॉशिंग मशीन में साफ होता है, और घर्षण बल के कारण कोई भी व्यक्ति आगे की ओर चलता है, और गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी अपने तरफ किसी भी वस्तु को खींचती है। तो मैंने सारे ऑप्शन को आपके सामने चर्चा किया हूँ, आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो प्रतिफल, अभिकारक, अक्सीकारक और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो भाग लेने वाले होते हैं उसे अभिकारक कहा जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं जो कि अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसे अभिकारक कहा जाता है। अभिकारक के बाद बनता है उसे प्रतिफल कहा जाता है। जैसे H2O लेंगे, 2H2O, और इसे बनाएंगे तो O2 होगा और हो जाएगा 2H2O। तो इसमें प्रतिफल हो जाएगा उसके बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिकारक। आइए क्वेश्चन नंबर 21, वास्तविक वस्तु को हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है? ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में 67 में पूछा गया था। कौन सा दर्पण है? समतल, उत्तल, अवतल, समतल, अवतल, उत्तल, अवतल और समतल, उत्तल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि समतल, उत्तल। वास्तविक और हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है? तो समतल और उत्तल दोनों है। क्वेश्चन नंबर 22, कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? जब कोहरा होता है ठंडे के दिनों में तो हम लोग किसके कारण नहीं देख पाते हैं? तो परावर्तन, आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और परिकिरणन। तो हम लोग परिकिरणन के कारण नहीं देख पाते हैं। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं, उनके द्वारा प्रकाश के सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है और इसी घटना को परिकिरणन कहा जाता है, और इसी कारण हम लोग कोहरा में नहीं देखते हैं। अपवर्तन की बात करें तो किसी भी वस्तु को अगर पानी में रखा जाता है तो अपवर्तन के कारण वो टेढ़ा या उठा हुआ दिखता है। और आंतरिक परिवर्तन की क्वेश्चन नंबर 23, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम बनाता है? तो पौधे का कौन सा हिस्सा है? तना, जड़, जाइलम और टंडल। तो जल की बात कह रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जाइलम। यह जाइलम के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, मानव के शरीर में लैंगर्स की द्वीपिका कहाँ पाए जाते हैं? मानव के शरीर में लैंगर्स की द्वीपिका कहाँ पे पाए जाते हैं? तो छोटी आंत में, अग्नाशय में,
अमाशय में और यकृत में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि अग्नाशय में पाया जाता है। अग्नाशय जो है पैंक्रियाज अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है, और सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यकृत है। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध थे? तो यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बीपीएससी में पूछा था कि टीका का पहले खोज किसने किया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। कोरिलेट करके आप किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में दिक्कत कहीं से नहीं आने वाली है। तो इनमें से किसके योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध थे? तो टीका के लिए, डायलिसिस के लिए, ओपन हार्ट सर्जरी के लिए, और इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने टीका के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने चेचक का टीका का खोज किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्न में से कौन से सही सुमेलित है? आर्सेनिक 74 ट्यूमर, सोडियम 24 रक्त के थक्के, कोबाल्ट 64 कैंसर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि सभी सुमेलित है। आपको अच्छे से याद होना चाहिए, यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, डीपीटी का वैक्सीन में पी किसके संदर्भित करता है, यानी कि पी का अर्थ क्या होता है, यह पूछा गया है। तो सेरासिस, पार्टुसिस, पेकोलाइट्स और पार्किंग्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि पार्टुसिस होता है। डीपीटी का फुल फॉर्म पूछे तो डिप्थेरिया, पार्टुसिस, टेटनस इसका फुल फॉर्म होता है। आप अच्छे से इसे याद रखेंगे। डिप्थेरिया, पार्टुसिस काली खांसी यानी टेटनस से बचने के लिए लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं? देखिए क्वेश्चन में कभी भी पढ़ें तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, और अच्छे से पढ़ने से होता क्या है कि आपको गलती नहीं होगा। नहीं तो आप नहीं पढ़ेंगे और हाँ पढ़ कर आंसर सही देकर निकल जाएंगे, और जब आंसर किया आएगा तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चूहा, छिपकली, बिल्ली और गिलहरी। तो स्तनपाई आपको छिपकली नहीं है, ये रेप्टाइल वर्ग का है, और चूहा, बिल्ली यह सब स्तनपाई है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित जीव समूहों में कौन सा जीव समूह मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है? तो एनेलिडा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेंथलिज्म और आर्थ्रोपोडा। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलेंट्रेटा। क्वेश्चन नंबर 30, मानव में कुल रक्त के आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना है? प्लाज्मा का प्रतिशत पूछा है, तो प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग आपको 55% है। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है, और महिला में आपको उसमें 1 लीटर कम होता है। और जल की बात करें तो 90% जल होता है। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? पूछा कि इनमें से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? तो अधिवृक्क, यकृत, पीयूष और पित्ताशय। तो इसमें आपको बात करें तो पित्ताशय ग्रंथि नहीं है, लेकिन यकृत, अधिवृक्क और पीयूष ये सब ग्रंथि है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि रक्त क्षीणता यानी कि एनीमिया की स्थिति किसकी वजह से उत्पन्न होती है? एनीमिया की स्थिति की बात करें तो किसके वजह से उपस्थित होता है? तो ऑप्शन बी, आरबीसी की जब आपके शरीर में कमी होगा तो एनीमिया के उपस्थिति हो जाएगा। एनीमिया लोहा के कमी से होता है, और लोहा आपको इसमें पाया जाता है। अब आइए यहाँ से देखेंगे कि क्वेश्चन आपको रीजनिंग क्या क्वेश्चन है। हाँ आइए 76 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे कि फिर आपको जीएस का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पूछा गया कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो मैंने पहला का आपके सामने चर्चा किया था, और दूसरा आपको शनि है। पहला आपको बृहस्पति है, दूसरा आपको शनि है। और शनि के उपग्रहों की संख्या की बात करें तो 82 है, और बृहस्पति की उपग्रहों की संख्या की बात करें तो 79 है। ये भी चीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77,
एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाता है? एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, भूमध्य रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि उसे देशांतर रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनता है? मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनता है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि नहीं बनता है। तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, सैनाइट और चूना पत्थर। तो नहीं बनता है आपको चूना पत्थर और बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ये तीनों बनता है, लेकिन चूना पत्थर नहीं बनता है। जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, प्लेट, ये सब आपको बलुआ पत्थर भी नहीं बनता है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 79, अटलांटिक महासागर की जलधारा निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? पूछा गया है क्वेश्चन में, नहीं है, कौन सी धारा नहीं है? तो गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, वेनेजुएला और अलगुहास। तो इसमें कौन सा नहीं है पूछा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अलगुहास, यानी फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम और वेनेजुएला है। क्वेश्चन नंबर 80, भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सा है? अंतर्वाही नदी कौन सा नहीं है पूछा गया है नहीं, नहीं है। देखिए क्वेश्चन में नहीं दे देगा, आप जल्दीबाजी कीजिएगा और हाँ पढ़ के चले जाइएगा और गलत आंसर आप दे सकते हैं। तो इसमें नहीं है लूनी, आपको झेलम है, माही है और छिप्रा है। छिप्रा नदी आपको मध्य प्रदेश में है, माही आपको उड़ीसा में है और झेलम आपको जम्मू कश्मीर में है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चूलिया जलप्रपात की बात करें तो यह किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात है। और बिहार जलप्रपात पूछेगा तो आपको टोंस नदी पर है। स्वर्णरेखा नदी पर आपको एक जलप्रपात है, क्वेश्चन नंबर 82, अमृत क्रांति किससे संबंधित है? अमृत क्रांति, क्रांति से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है अमृत क्रांति का संबंध किससे? तो अमृत क्रांति का संबंध आपको नदी जोड़ परियोजना से है। स्वर्ण क्रांति का संबंध आपको बागवानी से है और बादामी क्रांति का संबंध आपको मसाला उत्पादन से है और सुनहरी क्रांति के संबंध की बात करें तो फल उत्पादन से है। तो ये चारों क्रांति को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय रेलवे ने विधिवत संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के योगदान दिया है, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास और लॉर्ड डलहौजी। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का है। आज 2 अक्टूबर है और महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों की जयंती है। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में 2 अक्टूबर को पोरबंदर में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सबसे पहले ट्रेन चलाई गई थी। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है? यानी कि ऑक्सीजन नहीं होता है। तो किरोसिन में, कांच में, मिट्टी के तेल में और सीमेंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि किरोसिन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होता है और कांच, सीमेंट और मिट्टी में ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? यह भी क्वेश्चन आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, जो 67वीं की पहले एग्जाम हुआ था, दोबारे वाले में नहीं, पहले वाला। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन और पेंटा ऑक्साइड। तो कौन सा होता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आइए 86 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक सीवी रमन, रदरफोर्ड, आइंस्टीन और लेवेजियर। तो आधुनिक रसायन का जनक आपको लेवेजियर को कहा जाता है। सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नाइट्रोजन का खोज रदरफोर्ड ने किया था और सापेक्षता के सिद्धांत की बात करें तो आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। जिस तरह किसी भी सेट को आप बनाएं तो उसका अच्छे से डिस्कशन आप करेंगे तो आपका स्कोर हर संभव इंक्रीज होते रहेगा। अगर आप डिस्कशन नहीं करेंगे तो आपका स्कोर इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि सेट मारने का मतलब ही होता है कि उसका अच्छे से डिस्कशन करना। आइए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है? तो सबसे भारी धातु की बात कहा है तो सोना, चांदी, पारा और प्लेटिनम। तो सबसे भारी धातु आपको प्लेटिनम हो जाएगा। और सोना के संकेत की बात करें तो एयू होता है, और चांदी का संकेत की बात करें तो एजी होता है, और पारा के संकेत की बात करें तो एजी होता है। एयू का एटॉमिक नंबर 79 होता है और इसका आपको 47 होता है, और एचजी का 80 होता है, और प्लेटिनम का पीटी होता है। एटॉमिक नंबर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्लेटिनम को स्वर्ण सफ़ेद भी कहा जाता है, जो कि आपके बीपीएससी के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर यहीं पर ऑस्मोसियम रहता तो आंसर आपको ऑस्मोसियम हो जाता। दूसरे स्थान पर प्लेटिनम है। ऑप्शन के अनुसार प्लेटिनम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल का नाम क्या है? जो कार के बैटरी में प्रयोग होता है उस अम्ल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 होता है। करेक्ट आंसर है HCl। क्वेश्चन नंबर 89, बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है? जो बेकेलाइट है निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है? तो यूरिया एवं फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल एवं एसिटिक एल्डिहाइड, मेलानिन एवं फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड के तहत यह बनता है। बेकेलाइट फिनॉल का सूत्र की बात करें तो C6H5O होता है। क्वेश्चन नंबर 90, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? टेफ्लॉन जो है निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन, विनाइल क्लोराइड, क्लोरोफ्रिन और एसिटिलीन डाइक्लोराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा टेट्राक्लोरोएथिलीन। क्वेश्चन नंबर 91, राज्यसभा में सदस्यों को निर्वाचन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? 10 देश के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में कुछ स्रोत लिया गया है। यह क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की बात कर रहा है तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। समवर्ती सूची आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया? देखिए यहाँ पर रोमन संख्या में लिखा गया है। आप अच्छे से और ध्यान से पढ़कर ही आंसर देंगे तभी आपका आंसर सही हो सकता है। तब पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि भाग 20 में है। भाग 17 की बात करें तो भाग 17 में आपको राजभाषा है, और भाग 18 की बात करें तो भाग 18 में आपात उपबंध है, और भाग 22 की बात करें तो संक्षिप्त नाम हिंदी और प्राथमिक पाठ का नीरस कहा गया है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने मैंने चर्चा किया हूं, इसको अच्छे से याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 266 और अनुच्छेद 267। इसमें जो भी अनुच्छेद आपको ऑप्शन में दिया गया है वो काफ़ी ही अच्छा अनुच्छेद है, जो कि आपके एग्जाम में बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर पूछा है अंतर्राज्यीय परिषद की बात अनुच्छेद 263, और अनुच्छेद 262 की बात करें इसमें नदी जोड़ परियोजना की बात कहा गया है। अनुच्छेद 266 में संचित निधि है, और अनुच्छेद 267 की बात करें तो इसमें आकस्मिक निधि है। तो चारों अनुच्छेद को आप अच्छे से याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। 94 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था किया गया है? देखिए यह क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, और कल आपके जो बीपीएससी के एग्जाम हुआ था उसमें पूछा कि किस किस राज्य में पंचायती राज नहीं है। तो आपको नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, यह 3 राज्य है जहाँ पे पंचायती राज नहीं है। यहाँ पर पूछा है कि 4 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था कहाँ पर? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल। और दिल्ली में भी 4 स्तरीय पंचायती राज है। राजस्थान की बात करें तो सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान में 1959 में 2 अक्टूबर को हुआ था नागौर जिला से। दूसरा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर
95 यानी कि 95 राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति बनने वाली आपको द्रौपदी मुर्मू हो गई है, जो कि अल्पसंख्यक है और महिला भी है। इससे पहले आपको नीलम संजीव रेड्डी थे। और राष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 52 में है। आयु उनका 35 वर्ष होना चाहिए, देश का नागरिक होना चाहिए और पढ़ा लिखा होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता भी रखी होनी चाहिए। तो इसमें आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या नहीं होना चाहिए, तो वह पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, या कहीं भी संविधान में चर्चा नहीं किया गया है। और कल बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि 16वीं जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उसमें कितने लोग प्रतिनिधित्व हुए थे, तो 788 उसका करेक्ट आंसर है। आप 543 और 245 जोड़ेंगे तो 788 होगा। क्वेश्चन नंबर 96 यानी क्वेश्चन नंबर 96 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है भारत सरकार के कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है। जो भारत सरकार के कानूनी विषय है उस पर कौन परामर्श देता है, तो अटॉर्नी जनरल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा के अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी की बात करें तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी है। मुख्य निर्वाचन की बात करें तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन है। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 97 यानी 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से 545 किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहली बार जो किया गया था आपको 500 वो 7वां संविधान संशोधन में किया गया था, और दूसरी बार जो किया गया वह 31वां संविधान संशोधन के द्वारा की गई है। और 42वां संविधान संशोधन की बात करें तो 1976 में हुआ, जिसे मिनी संविधान कहा जाता है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 98 राज्य की विधानसभा का 17वासन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। जो राज्य में विधानसभा चलता है उसका 17वासन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है, तो मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। और राज्यपाल की बात करें तो 174 में विधानसभा की बात कहा गया 174 अनुच्छेद, और राज्यपाल की बात करें तो अनुच्छेद 153 में आपको राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री की बात करें तो अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री है। क्वेश्चन नंबर 99 विष्णु पुराण निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है। जो विष्णु पुराण है वह निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है, मौर्य वंश, आंध्र सतवाहन वंश, गुप्त वंश और इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश से संबंधित है। आंध्र सतवाहन वंश जो है आपको मत्स्य पुराण से संबंधित है, और गुप्त वंश की बात करें तो वायु पुराण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है। प्रयाग जो स्तंभ है वह किस से संबंध है, तो रुद्रदामन, गौतम बलश्री, समुद्रगुप्त और पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको समुद्रगुप्त से समुद्रगुप्त से संबंधित है। गौतम बलश्री की बात करें तो नासिक के अभिलेख से संबंधित है, और पुलकेशिन द्वितीय की बात करें तो ऐहोल से संबंधित है, और स्कंदगुप्त की बात करें तो प्रयाग स्तंभ से संबंधित है। और जूनागढ़ रुद्रदामन की बात करें तो जूनागढ़ से संबंधित है। तो मैंने ऑप्शन में आपको जितने भी चर्चा किया हूँ वो आप अच्छे से याद रखेंगे। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 101 अशोक के किस अभिलेख में धम्म की व्याख्या किया गया है। आपको 14 अभिलेख है और यहाँ पर पूछा गया कि किस अभिलेख में धम्म की व्याख्या किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि 11वां अभिलेख में किया गया है। मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट अभिलेख है उसको मैं बता रहा हूँ। सच्ची भेंट तथा सच्ची शिष्टाचार की बात आपको 9वां में किया गया है, और आत्मनियंत्रण की बात कहेगा तो 6ठा में किया गया, और धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करना यह 14वां अभिलेख में। आप 14 अभिलेख जो दिया गया और इस सारे अभिलेख को आप अच्छे से याद रखेंगे। 13वां अभिलेख में कलिंग का युद्ध है। क्वेश्चन नंबर 102
सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा किया गया? सर्वप्रथम अमीरों का दमन किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और फिरोज शाह तुगलक। तो इसकी बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि इल्तुतमिश के द्वारा। जो इस बार बीपीएससी 67वीं का एग्जाम हुआ उसमें सबसे टॉप हिस्ट्री का टॉप पूछा जाए तो आपको मध्यकालीन भारत से ही क्वेश्चन पूछा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो लाखबख्श कहा जाता है, और बलबन की बात करें तो बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। क्वेश्चन नंबर 103, निकोलो कांटी जो था निम्नलिखित में से किसके समय विजयनगर में आया था? निकोलो कांटी किसके समय विजयनगर आया था, यह क्वेश्चन पूछा गया। देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय और अच्युत राय। तो इसका आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम के शासन में वह आया था निकोलो कांटी। अब्दुल रज्जाक आए थे देवराय द्वितीय के शासनकाल में। डोमिन पायस की बात करें तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था, और नुनिज जो था अच्युत राय के शासनकाल में आया। यह क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और यहाँ बच्चे कंफ्यूजन करते हैं और गलती कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, अकबर के द्वारा इलाही स्वत की शुरुआत कब की गई थी? इलाही स्वत की शुरुआत पूछा 1583, 1582, 1579 और 1575। जो भी ऑप्शन दिया गया अकबर के लिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि 1583 में अकबर ने इलाही स्रोत की शुरुआत किया था, और 1582 में दीन इलाही की स्थापना किया था, और मजहर की घोषणा की बात करें तो 1579 में किया था, और इबादत खाना की स्थापना की बात अकबर 1575 में किया था। तो चारों ऑप्शन को आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में ये सब पूछा जाता है बार बार। क्वेश्चन नंबर 105, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर कौन था? जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो उस समय भारत की वायसराय की बात करें तो वारेन हेस्टिंग्स उस समय भारत की वायसराय थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 84 के बीच हुआ था। इसी समय भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, और 1784 में मंगलौर के संधि के युद्ध के तहत इसे समाप्ति हुआ था। चतुर्थ की बात करें तो चतुर्थ आपको 1799 में हुआ था। लॉर्ड ब्लेजली सहायक संधि से संबंधित है। कर्नवालिस आपको 1793 से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 106, किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अरविंद घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड डॉफ्रिन। तो यह लॉर्ड डॉफ्रिन के शासनकाल में कहा गया था, और लॉर्ड डॉफ्रिन की शासनकाल की बात करें तो 1884 से लेकर 1888 तक इनका शासनकाल था, और इन्हीं के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना 1885 में 28 दिसंबर को हुआ था, एओ हुम के द्वारा कराया गया था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में आपको बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 107, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना केशव चंद्र सेन, आत्मारंग पांडुरंग, एमजी रनाडे और गोपाल हरि देशमुख। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि एमजी रनाडे के द्वारा किया गया था। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? क्वेश्चन पूछा आपके कि पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? 1896 में, 1911 में, और 1929 में, और 1947 में। तो पहली बार 1896 में गाया गया था कलकत्ता के अधिवेशन में। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। यह क्वेश्चन आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया। मैंने जो भी डिस्कशन कराता था सुबह में 40 क्वेश्चन का और लाइव ग्रुप डिस्कशन, आप वहां से जाइए और उस वीडियो को देखिए कि बीपीएससी में जो क्वेश्चन आया है उसमें से क्वेश्चन आपके सामने मैंने चर्चा किया है या नहीं। आइए अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है और जीके के क्वेश्चन कुछ आगे है, आइए देखते हैं। हाँ, 134 नंबर से फिर जीके हैं। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? पूछा गया है कि केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और केरल। तो केवला देवी आपको राजस्थान में है। कान्हा किसली मध्य प्रदेश में है। इडुक्की परियोजना केरल में है। क्वेश्चन नंबर 135,
भारत में चावल के कटोरा के क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है? भारत के चावल का कटोरा, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। केरल एवं तमिलनाडु के क्षेत्र को, कृष्णा एवं गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को, पूर्वोत्तर के क्षेत्र को और सिंधु गंगा के मैदान को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कृष्णा और डेल्टा के क्षेत्र को भारत के चावल के कटोरा कहा जाता है। और भारत के चावल के कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, यानी कटक। रेडियो कार्बन की तिथि निर्धारण की विधि किसकी आयु को पता लगाने के लिए किया जाता है? रेडियो कार्बन की विधि तो आपको जीवाश्म के, चट्टान के, भवन के और पर्वत के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी जीवाश्म के पता किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 137, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? पूछा गया कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 11 जुलाई, 22 मार्च और 22 अप्रैल। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल की बात करें तो 22 अप्रैल को आपको 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 138, पीने के पानी को शुद्ध के लिए कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है पीने के लिए। क्वेश्चन नंबर 139, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? विश्व व्यापार जो संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा, पेरिस, लुसाने और न्यूयॉर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का जेनेवा में है और यूनिसेफ का मुख्यालय पूछेगा तो न्यूयॉर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 140, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस 7 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल और 22 अप्रैल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी सी, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। मैंने अभी ही ऊपर क्वेश्चन में आपके सामने चर्चा किया हूँ। और 17 अप्रैल की बात करें तो विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 141, एयरफोर्स एकेडमी भारत में कहाँ पर स्थित है? एयरफोर्स एकेडमी भारत में कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु, कोयम्बटूर, हैदराबाद और आगरा। तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में है। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सुरक्षा और गार्ड। 1948 में, 1984 में, 1910 में और 1965 में। तो यह 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय कैडेट एनसीसी की स्थापना की बात करें तो 1948 में हुआ था। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की स्थापना की बात करें तो 1965 में हुआ था। और एनजीटी यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में हुआ था। चारों ऑप्शन के जो चर्चा हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। आइए अब यहाँ पर मिलान करने का क्वेश्चन है और मिलान करते हैं। तो मिलान करने वाला क्वेश्चन पूछा गया कि सूची 1 के तरफ आपको घाट का नाम और सूची 2 के तरफ आपको व्यक्ति का नाम दिया गया है। तो आइए मिलाते हैं। विजय घाट पूछा है तो विजय घाट यह किसका है? यह विजय घाट आपको लाल बहादुर शास्त्री का है। अभय घाट मोरारजी देसाई का है। चैत्रा भूमि की बात करें तो भीमराव अंबेडकर के चैत्रा भूमि है। और कर्म भूमि की बात करें तो शंकर दयाल शर्मा का है। तो यानी कि 1 का हो जाएगा आपको सी, 2 का हो जाएगा डी और 3 का हो जाएगा बी और 4 का हो जाएगा ए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी यानी 4 के ए। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह जो क्वेश्चन थे आपके सामने मैंने क्वेश्चन का चर्चा किया हूँ और सारे चीज़ को आपके सामने मैं बताया हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में फ़ायदा होगा। और जो भी स्टूडेंट इस सीरीज में जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरा टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल दोनों सब्सक्राइब कर लें। आपको पीडीएफ डाल दिया जाता है टेलीग्राम में, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और सेट को बनाइए और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि आपका नंबर कितना आ रहा है
और उसके अनुसार आप तैयारी कीजिए। अगर 110 से कम नंबर आ रहा है तो आप रिजल्ट से बाहर हैं। 110 प्लस हर हाल में क्वेश्चन को सही करके आना है, तभी आप रिजल्ट के दौड़ में होंगे। क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए कि किसी भी एग्जाम का कट ऑफ कितना हाई जा रहा है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़िए, आप जरूर सफल होंगे। मेहनत करने वाले हमेशा सफल होते हैं। और यह सीरीज कंटिन्यू आपको 5 या 6 तारीख से कर दिया जाएगा। लाइव ग्रुप डिस्कशन और बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस और सुबह में जो 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चलता है, तीनों सीरीज कंटिन्यू हो जाएगा। और जब तक बिहार एसएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं होगा, यह सीरीज चलते रहेगा। और आपके यह सीरीज से बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस यानी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको इससे लाभ मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी मैंने बात बताया वो सारी बात को आप समझ गए होंगे। और जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।